आप खुद भी, आपके वज़ीर आला भी कौम परस्तों को खूब ललकारते हैं। कहीं कौम परस्तों का किबला सीधा करने के लिए टास्क तो नहीं मिला है? बस क्या, मुझसे बड़ा कौन कौम परस्त है, मुझे ये बताएं। जाली सो कॉल्ड कौम परस्त कौन है? मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि सबसे बड़े जो नाम है, नवाज़ खान नाजी, अब्दुल हमीद खान, मंजूर परवाना, डॉक्टर अब्बास, बाबा जान, इनमें से कौन है ये जाली और सो कॉल्ड कौम परस्त जो अक्सर आप जिक्र करते रहते हैं? जत एजुकेट के बारे में मैं वाजे करना चाहूँगा कि इसका दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, वो निकला नहीं है। अच्छी तरह जानता हूँ कैसे निकालना है और मैं निकालूंगा भी, ये बात आप याद रखें। तो सर, कहीं शहबाज शरीफ का जो जरदारी को लाहौर की सड़कों में घसीटने वाला जो बयान था उस तरह का तो नहीं है? कमांडर हबीबुर रहमान ने 7 जुलाई को अपने साथियों के साथ जदीद हथियारों के साये में उसने बाबूसर टाप के मकाम पर उन्होंने कचहरी का एहतमाम किया, इदारों के साथ होने वाले मुज़ाकरात और मामलात के हवाले से भी जिक्र किया। सूबाई हुकूमत फिर खामोश क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन और आज एक बार फिर एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो चुके हैं। और आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़ीर इत्तलात, मनसूबाबंदी व तरक्की गिलगित बल्तिस्तान फ़ताहुल्लाह खान साहब। आज इनके साथ हम गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही अहम इशूज़ पर हम डिटेल बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इलेक्शन की कैंपेन से लेकर आज तक आप और आपकी पार्टी पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हर शोबे में रिलीफ देने के दावे करती रही है और उसके अलावा गंदम सब्सिडी में इजाफे के हवाले से भी यकीन दहानी करवाई थी आपकी पार्टी ने भी और आपने ख़ुद भी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के खासकर गंदम की जो सब्सिडी है उसमें भी कमी की जा चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त लोग के सरापा एहतजाज भी हैं। और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ तमाम जितने भी गंदम के डिपोज़ हैं वहाँ गंदम का बोरान है। गिलगित सिटी के अंदर आटे का बोरान है और लोग कल भी एहतजाज कर रहे थे जुटियाल के मकाम पर। तो इसकी वजह क्या है? अभी तक लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है ग्राउंड में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। हर साल गंदम के हवाले से जून जुलाई में ये इशू उठता है, इसलिए कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान ग्रांट एड पे चलता है। आपको पता है हमारी 6.5 अरब रुपए सालाना गंदम की सब्सिडी है और जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2 अरब मज़ीद बढ़ा के 8.5 अरब आज के दिन हमें सब्सिडी वफाक दे रहा है। कागज़ों में कटौती ज़रूर होती है क्योंकि हम पास्को से ये गंदम परचेज़ करते हैं और पास्को के हम मकरूज़ भी हैं गुज़िश्ता कई सालों के। तो ये कोई नया बहरान या नई कोई स्टोरी पैदा नहीं हुई है कि गंदम कट गई है तो बिल्कुल कटी रहेगी। ये अगले महीने जुलाई के ख़त्म होने के साथ ही इस महीने की जो डिडक्शन हुई है वो अगले महीने में उसकी डिफिशेंसी पूरी होती है, जो एक पास प्रैक्टिस भी रही है। ठीक है, तो गंदम के हवाले से तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जहाँ पे हमने 6.5 अरब रुपए से 8.5 अरब रुपए करवाया है, गंदम की कीमतें भी ज़मींदार जो पंजाब के मुख्तलिफ गाँव देहात का जो ज़मींदार है उसके लिए भी सालाना गंदम महंगी उस पे पड़ती है। फिर पास्को महंगी गंदम ख़रीदता है। उस महंगी गंदम को मीट करने के लिए 2 अरब रुपए सूबाई गवर्नमेंट ने इन्हांस किए हैं, हमारी सब्सिडी में इजाफा हुआ है। तो इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन आज गिलगित में नहीं है कि लोगों को गंदम नहीं मिलती, लोगों को आटा नहीं मिलता है। सरापा एहतजाज क्यों है सर? वो इसी एक लेटर की वजह से कि ये कट गया है कि आया है। मैं खुद जिस जगह पे एहतजाज हुआ है उसी के साथ मेरा घर है, तो वहाँ पे जितने भी एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन थे 98% वो ऐसा तबका था जिस तबके का गिलगित डिस्ट्रिक्ट की रिहाइश का कोई वास्ता डायरेक्टली नहीं बनता था। वो हल्का 3 से आए थे, वो हल्का 1 से आए थे, सिर्फ और सिर्फ ये शो करने के लिए कि जी पीपल्स पार्टी का एक एहतजाज है तो लगे हाथों तंदूर गरम है रोटी वो लगाने आए थे कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा एज हासिल हो। उनका जो नैरेटिव था कल 12 तारीख को जो एहतजाज उन्होंने करना था वो मकसद सिर्फ इतना था। ठीक है, क्या पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक ही जगह मिली थी जहां पे उन्होंने एहतजाज करना था? अगर एहतजाजी मुजाहरा वाकई लोगों को गंदम की कमी होती या फिर आटा नहीं मिलता तो जगह जगह रोड ब्लॉक होते, हर डिस्ट्रिक्ट में होते, कहीं नहीं हुआ। आप मुझे ना जुटियाल में हुआ है, मुख्तलिफ एरियाज में ब्लॉक हुआ है। इसके हवाले से सिर्फ जुटियाल में हुआ है और मेरे अपने गांव जगलोड में बिजली के लिए हुआ है।
ठीक है। देखिए आप हकीकत से आंख चुराएंगे तो अवाम को ठीक बात नहीं पहुंचेगी। ठीक है। वो दिन इस किस्म का फिक्स था कि कई डॉक्टर्स हजरात उनका एहतजाज था, इधर से हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे उनका एहतजाज अलग से था, अंदर जो KVO है जो कराक्रम विलेज ऑर्गेनाइजेशन अपर हुंजा में, ठीक है, उनका एक अलग इशू था, उनका एहतजाज कुछ और नेचर का था। तो अलग नेचर्स के एहतजाज कल 12 तारीख मतलब नेचुरली डेट फिक्स हो गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान चूंकि गंदम की सब्सिडी के लिए अगर उठा था तो फिर मैं ये कहूँगा एज अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ PTI कि फिर तो अच्छी बात है, गंदम हम लोगों को बराबर करके देंगे। फिर आप ये पैगाम आवाम को दें कि पीपल्स पार्टी का जो जलसा वो क्लेम कर रहे हैं वो जीरो रहा। अगला सवाल गिलगित बल्तिस्तान के जो आइनी अबूरी सेटअप है उस हवाले से करना चाहूँगा कि आपने देखा कि पिछले 2 माह कबल पूरे पाकिस्तान में खासकर वफाक में आइनी अबूरी सेटअप के हवाले से काफ़ी वाविला मचाया गया और अचानक उस पर खामोशी भी इख्तियार की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि AJK जो लॉबी है वो इस वक्त अपना काम कर चुकी है, प्रेशर डाल चुकी है वफाक पे और उसकी वजह से आपकी वफाकी जो हुकूमत है वो खामोश हो गई है? आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट क्या हुई है ये थोड़ा सा आपको मैं अपने नाजरीन को बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की। कभी भी इस किस्म के बड़े स्ट्रगल्स महीनों में और 2, 4, 5 सालों में हल नहीं हो सकते। सारा काम तो PMLN में सरताज अजीज की कमेटी में तमाम चीज़ें क्लियर हैं और आप लोग तो सरताज अजीज की कमेटी पे ही चल रहे हो अभी तक। मैं गुजारिश उसी के सिफारिशात पे आपका काम हो रहा है आगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, अपना मैं पार्टी का नैरेटिव दे रहा हूँ और गवर्नमेंट का नैरेटिव दे रहा हूँ। तो एक कमेटी सरताज अजीज़ के उस पे बनी, आप जिस तरह कहते हैं, उस कमेटी की फाइंडिंग्स रिपोर्ट या फिर उसकी जो सिफारिशात जो भी थी, उनको चाहिए था कि वो फैसला कर जाते। ठीक है। अब बाबू लोग होते हैं ये सेक्शन ऑफिसर से लेके सेक्रेटरी तक, बिल्कुल, वो बैठ के कंप्यूटर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो सरताज अजीज़ की कमेटी को आप ना सहीफ़ा ना बनाएं, कोई भी सहीफ़ा उसको ना बनाएं, क्योंकि ये किसी सियासतदान ने नहीं बनाया होता है, ये फिर ब्यूरोक्रेसी इसको एक शक्ल देती है। बिल्कुल, तो PTI की गवर्नमेंट आते ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान आके यहाँ हेलीपैड के मकाम पे उन्होंने अपना ऐलान किया कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इनकी नौजवानों को जो इनकी डिमांड है कि ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लाइन पे आ जाएं। ऐलान एक दफ़ा हुआ, ऐलान होने के बाद क्या हुआ, अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। फिर जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, मजहबी सियासी जमातें और फिर सिविल सोसाइटी, सबको मिला के एक कंसेंसस डेवलप हुआ। कमेटी ने अपनी मतलब बहुत सारी मीटिंगें करके एक कंसेंसस डेवलप किए, फिर वो करारदाद की शक्ल इख्तियार करती है और करारदाद असेंबली में पेश हो गई, यूनानिमसली करारदाद पास हो गई। होने के बाद यहाँ से वो करारदाद मरकज़ को गया। मरकज़ में ऑलरेडी एक कमेटी हाई लेवल पे कंस्टिट्यूट है जिसमें उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर हैं, गिलगित बल्तिस्तान से वज़ीर आला उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर फॉरेन ऑफिस, इधर उधर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन पे ऑलरेडी एक कमेटी ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड है। उनकी 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। अब क्या होना है आगे, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे ना। हम ये नहीं कि सरताज अजीज़ की कमेटी बनी थी, अगर बनी थी तो वो फिर लाके फैसला भी करते हैं ना। बिल्कुल। अब वे फॉरवर्ड ये है कि PTI क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्या आगे मतलब सजेस्ट करके इस चीज़ को अमली जामा पहनाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब फेडरल गवर्नमेंट इस कमेटी के थ्रू कौमी असम्बली में एक बिल पेश करेगी। बिल्कुल। उसके अंदर पाकिस्तान के जो आइन है उसके बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, शिकायत हैं,
उनको अमेंड करके असेंबली में बिल पेश होगा और फिर बिल डिबेट होगा। टेबल जब होगा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वोटिंग होगी। बिल्कुल। उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग से यही तवक्को किया जा सकता है कि वो फुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि exactly। उनका भी नैरेटिव रहा है। ऐसा। तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट इस जो हमारा बुनियादी आईनी हुकूक की जो बात है, इसको कौमी असेंबली तक लेकर जाएगी। फिर हर डिपेंड पॉलिटिकल करता है कौन सी पार्टी। यस, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय वहां पे सामने रखेगी। अक्सरियती राय पे उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो निटी ग्रिटी चीज़ें हैं उसको लेके गिलगित बल्तिस्तान को 5वां उबूरी आईनी सूबा इंशाल्लाह दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल मैं कौम परस्तों के हवाले से करना चाहूँगा। अक्सर आप खुद भी, आपके वज़ीर आला भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग के कौम परस्तों को खूब ललकारते हैं, और कहीं कौम परस्तों का किबला सीधा करने के लिए टास्क तो नहीं मिला है आपकी पार्टी को? नहीं, मैंने तो कभी नहीं ललकारा, ना मैंने चीफ मिनिस्टर को ऐसा ललकारते देखा है। देखें, कॉम्प्रस क्या, मुझसे बड़ा कौन कॉम्प्रस थे, मुझे ये बताएं। मुझे गिलगित बल्तिस्तान की मट्टी से प्यार है, ये मेरी माँ है, इससे बड़ी कॉम्प्रस्ती कोई हो सकती है? अब अगर कॉम्प्रस्ती का नाम ये है कि कहीं बाहर से पैसा आ रहा हो किसी और एजेंसी से, बिल्कुल, उसको अगर आप कॉम्प्रस कहते हैं, तो मेरे पास तो वो कैमरे के सामने हो, मैं कुछ दूसरी बात, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। अच्छा। आप बेहतर जानते हैं, किसी का नाम लेने में मैं गुरेज करता हूँ। हाँ, ठीक है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो 3 मेन स्ट्रीम लाइन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस वक्त इक़्तिदार में है पीटीआई, बिल्कुल, इससे कबल नून लीग थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हर लीडर, जिसमें मैं 2 बंदों का नाम लेके भी आपके सामने जिक्र करूं कि उसमें एक अमजद एडवोकेट है और एक हफीज़ुर रहमान है। हाँ। ये दोनों गिलगित बल्तिस्तान के सन ऑफ सॉइल हैं, और ये इनको भी मैं कॉम्प्रस्त कहूँगा अपने समय, धरती से मोहब्बत करना, क्योंकि ये मेन फेडरेशन की जमातों के साथ जुड़े हुए हैं। अब फेडरेशन के बगैर यहाँ कुछ लोग हैं जो शायद तन्हाई में बैठते हैं, तो इस गिलगित बल्तिस्तान को पता नहीं किस तरह चलाएंगे अगर ये पाकिस्तान से अलहदगी अगर खुदा न ख्वास्ते चाहते होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम लाइन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर रहने वाले तमाम लीडर्स, सबसे बड़े कॉम्प्रस्त हैं। मैं भी कॉम्प्रस्त हूँ, मेहदी शाह भी कॉम्प्रस्त है, हफीज़ुर रहमान भी है, अमजद भी है, ठीक है। हम तो सारे, सर ये मुझे एक बात बताएं खालिद खुर्शीद साहब भी है। हमें इस इलाके से मोहब्बत है। ठीक है। मेरे अच्छा, लिए तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान है, सबसे पहले। बिल्कुल। तो मुझसे बड़ा कॉम्प्रस्त कौन होगा? तो फिर ये जाली सो कॉल्ड कॉम्प्रस्त कौन है? मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़े जो नाम है, नवाज खान नाजी, अब्दुल हमीद खान, मंजूर परवाना, डॉक्टर अब्बास, बाबा जान, इनमें से कौन है ये जाली और सो कॉल्ड कॉम्प्रस्त जो अक्सर आप जिक्र करते रहते हैं? मैं इस पे भी बात करूंगा। अगर तो इनका नैरेटिव अच्छा होता, मजबूत होता, तो ये सरेंडर नहीं कर रहे होते। कहाँ सरेंडर किए सर? बस कुछ लोगों ने किया है ना सरेंडर, बाहर से जो आए हैं किया ना। हाँ। देखिए, हम हक पे थे, वो आके सरेंडर करके चले गए। बिल्कुल। उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस इलाके के हैं। बिल्कुल। एक सोच उनकी है, जैसे भी है। मेरे पास घर में खाने की रोटी ना, और मैं कॉम्प्रस्तों का नारा लगा कि गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को एंगेज करूँ, इम्पॉसिबल। हाँ। ठीक है। ये जो थे बलूचिस्तान के बुकटी नवाब, वो भी कॉम्प्रस्त था उस इलाके का। बिल्कुल। बहुत बड़ी मतलब फौज थी उसके साथ, लेकिन रियासत के सामने वो भी नहीं टिक सका। आपकी सोच अच्छी हो, उसके पीछे आपकी जो आपका प्लान है, विजन है, या आपकी जो आप आइडियोलॉजी जिसको कहेंगे, वो बेहतर हो ना। कुदरती तौर पे आपके पास 2 टका रुपया जेब में ना हो, तब भी लोग आपका साथ मतलब ये देंगे। जाली हैं ये सो कॉल्ड कॉम्प्रस्त। सर, जाली से भी बढ़ के अगर कोई बात पूछे ना, वो भी है। मैं नाम नहीं लेता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इनके खिलाफ आने वाले वक्त में आपकी हुकूमत कोई एक्शन वगैरह भी लेगी? अगर अपने लिमिट से, रेड लाइन से क्रॉस करते हैं तो? रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो किताबों के अंदर वो बातें लिखी हुई हैं, किसने कौन सी लाइन अगर क्रॉस की
अच्छा। तो उसकी क्या सजा है? अच्छा, तो फिर किताबों के आप पे जो लिखा हुआ है उस पर अमल करते हैं तो कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को इंतहाई मतलूब जो एक बंदा था शिदत पसंद अगर कहूँ तो मैं कमांडर हबीबुर रहमान ने 7 जुलाई को अपने साथियों के साथ जदीद हथियारों के साये में उसने बाबूसर टाप के मकाम पर उन्होंने कचहरी का एहतमाम किया, इदारों के साथ होने वाले मुज़ाकरात और मामलात के हवाले से भी जिक्र किया। सूबाई हुकूमत फिर खामोश क्यों है? वो किताबों में जो चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख कर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? 2 चीज़ें हैं इसमें। एक, उस करारदाद को सोशल मीडिया में सबने सुना, आपने सुना, मैंने सुना। उस करारदाद में एक फ़र्द जो है वो सामने बड़ा सा कागज़ लेके पढ़ रहा होता है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली, और वो जो अल्फाज उसके वो इस्तेमाल करता है कि जी 2019 में हमने हुकूमत के साथ को मुआहदा किया था। अब 2019 में किसकी गवर्नमेंट थी, आप उनसे पूछें एग्जैक्टली कि मुआहदा किस तरह का हुआ था। हाँ, हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, वो मकाम कौन सा था उसका हमें इल्म नहीं है। एटलीस्ट एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुझे सर टाप पे मेरे इल्म में नहीं है, सर वो पोलो ग्राउंड में मेरे इल्म में नहीं है। उसके कोई शवाहिद भी एटलीस्ट मेरे पास नहीं है, किसी और के पास हैं, वो फेस करके मीडिया के सामने बता सकता है। तो आई डोंट नो, अदरवाइज इस इशू के ऊपर जब तक मेरे पास सॉलिड रिपोर्ट, रिजल्ट या कोई अच्छी बुरी बात ना हो, मैं बिला वजह का ऐसा कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। अलबत्ता ये है कि बेहतरीन 2019 के उस हुकूमत के लोगों से पूछा जाए वो मुआहदा क्या था। आपका एक वीडियो पैगाम में कल सुन रहा था, एग्जैक्ट आपके अल्फाज में दोहराता हूँ, उसमें आपने कहा कि अपोजिशन वाले पढ़े लिखे जाहिल हैं। बिलखुसूस अमजद एजुकेट के बारे में मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि इसका दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, वो निकला नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कैसे निकालना है और मैं निकालूंगा भी, ये बात आप याद रखें। तो सर ये शहबाज शरीफ का जो पैगाम, ये शहबाज मैंने कब कहा है? ये काफ़ी अर्सा पहले आपने किसी वीडियो पे उसमें कहा है, मतलब किसी उसमें, तो उसमें सर ये जो आपने कहा पहले की बात, बहुत पहले की बात है, ये इलेक्शन के मेरे ख्याल से 5वें-6ठे दिन हाँ की बात। तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये जो आपने कहा है सर, कहीं शहबाज शरीफ का जो जरदारी को लाहौर की सड़कों में घसीटने वाला जो बयान था उस तरह का तो नहीं है? नेवर एवर, अमजद इज माय बिग ब्रदर। पॉलिटिक्स क्यों कहे सर आपने? देखें वो सबक हम तो इंतजार कर रहे हैं, उसको सबक सिखाएं आप। सुने ना, पॉलिटिक्स में वक्त वक्त की बात होती है, जवाबात वक्त के हिसाब से होते हैं। अच्छा, वो सूरत हाल ऐसी थी, सबक सिखाए सर? मतलब सबक क्या सिखाना है, वो मुझे क्या सबक सिखाएगा, मैं उसको क्या सिखाऊंगा। अलबत्ता ये है कि मैं अपनी गवर्नमेंट पार्टी को डिफेंड करने के लिए मेरे पास जो हिम्मत ताकत है, सियासी तौर पे है, पीछे जो मेरी पॉलिटिकल फोर्स है, हम तो सबक तो सिखा रहे हैं। अब पीटीआई के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे सबक मैं ही सिखाता हूं। वैसे एक सबक आपने अभी सिखाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। कौन सा? कि उसके हल्के में, उसकी स्कीमें और नून लीग के दौर में जो 2% मिलता था उसकी कटौती करने से काफ़ी ललकारा भी, फिर पूरे अस्तोरियों को कहा कि आप लोग गिलगित में आए हैं, कैसे मैं देखता हूँ। तो देखे ना, ये तो बातें उन्होंने गलत की है ना, लेकिन आप ये लोगों बातें उन्होंने गलत कहीं से सख्ती तो जरूर की है जिसकी वजह से उसको कहना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा करीब रहे वो हमारी हुकूमत के सरबराह के साथ, हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा करीब रहे। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो मेरा ऑफिस है, मेरे सेक्रेटरी के पास वो हर रोज़ आता रहा। हमारे पास उसने आने की कभी जहमत नहीं की, वो कि हमारे बड़े भाई हैं, वो अपनी जगह, लेकिन कभी ये प्लानिंग का मिनिस्टर है कि एक्सेप्ट करके मेरे ऑफिस में आना चाहिए था, बिल्कुल, कि भाई मेरी स्कीमों के साथ आप वो करें, तब हम सोचते भी। लेकिन वो क्रॉस करके अगर इधर उधर गया, आज उसकी स्कीमें कट गई हैं, तो बर्दाश्त करें ना, बर्दाश्त करना सीखे। अच्छी बात है, सियासत में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा सर, इलेक्शन की अगर बात कीजिए, एक सवाल है इलेक्शन के हवाले से जरूर, कि इलेक्शन में आप और जमील के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला हुआ। उस टफ मुकाबले के बाद जमील जो हैं वो जीत गए, दोबारा काउंटिंग हो गई, गिनती के बाद फिर वोट कम पड़ गए, फिर गिनती हुई, फिर उसके बाद आप जीत गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर, वो एक शेर भी है कि कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तभी ही ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। इसमें मेरे भाई इस तरह है, आज तक मैंने कहीं किसी भी पोलिंग स्टेशन का या फिर किसी भी हलके का रिज़ल्ट 9:30 और 10 बजे के करीब पूरा का पूरा रिज़ल्ट अनाउंस होते हुए मैंने नहीं सुना था।
यहाँ आपको एक अहम बात, आपको ये बात 7 महीने के बाद पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो पूछा है तो इसका जवाब मैं मुलाकात आज हुई थी, सर। एक याद भी ताज़ा कर देता हूँ। मौसूफ के एक करीबी खूनी रिश्तेदार हाँ। एक प्राइवेट चैनल के रिपोर्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा, ठीक, नाम है। नहीं लेते, चले कोई नहीं। उस वक्त लिया था नाम। बिल्कुल ठीक वो है। उसके फर्स्ट कज़न है। उन्होंने उस टीवी चैनल पे 9:30 बजे मेरे भाई, बड़े भाई जमील साहब को 8,500 वोट से जीत करार देके फारिग हो गए थे। अच्छा, 9:30 बजे। ठीक है। ठीक है, अड़वास थी उसने। हाँ 9:30 बजे हैं। अभी चूंकि मेरे हलके में गाशो और पहोट, एक शायद नाम सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जिस पे पोलिंग अमला मतलब अपना रिजल्ट लेके स्टेशन तक, मोबाइल के सिग्नल तक पहुंचने में उसको 6 घंटे पैदल का सफर है। बिल्कुल। और वहां पे 4 स्टेशन पड़ते हैं। बाकी चकरकोट, आगे पीछे जो देहाती इलाके हैं उसकी भी मैं बात नहीं करूंगा। तो चीज़ कि आपका जो कंसोलिडेटेड जो आपके फॉर्म्स होते हैं तमाम पोलिंग स्टेशन से, वो 9:30 बजे तक आ भी नहीं सकते। ये कॉमन सेंस की बात है। तब अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाने के लिए मौसूफ के अगर कज़न ने एक ख़बर लगा दी कि जी फ़िलां टीवी ने जमील को जिता दिया है, जबकि 8,500 ना उसे पड़ा है, 8,500 ना मुझे पड़ा है। तो वो टिकर भी आप उठा के देख लें, वो तस्वीर जमील साहब की तस्वीर, इस तरफ 8,500 पता नहीं 51 समथिंग, वो भी आप स्क्रीन शॉट लेके वो भी टीवी में दे देना यार, इतना वोट आपको पड़ा नहीं है। इवन दोबारा रिकाउंटिंग्स के बाद भी वो वोट नहीं था। जब एक वोट उसने गेन नहीं किया है, उस वोट का 9:30 और 10 बजे के दरमियान ये अनाउंसमेंट हो जाती है। यहाँ बात कुछ और है। ठीक है। मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बिलावल जरदारी साहब को गलत ख्वाब दिखाया, दिन का ख्वाब जिसको कहते हैं, जो पूरा भी नहीं होता, जो सच भी नहीं होता। इन्होंने कहा जी पूरा गिलगित बल्तिस्तान एक तरफ है, बस इंशाल्लाह सीटें आएंगी। 29 दिन उस गरीब आदमी बिलावल को ना इधर घुमा घुमा के, गली गली, कूचा कूचा, इनका तो ख्वाब था कि ये जीत जाएंगे। अब जब बस हार गए तो इनके पास फिर वो इल्ज़ाम लगाने के अलावा क्या था। तो जमील साहब आप पहले कब जीते हैं, तो इस दफ़ा मेरे से आप जीते, ऐसा भी ना करें ना। चौथी दफ़ा तो आप हार गए हैं। मैं अपनी जीत पे फ़ख्र भी नहीं करता। इस कौम के ऊपर, मतलब मेरे ऊपर, इस पूरी कौम का हल्का नंबर 2 की बहुत बड़ा एहसान है। जिम्मेदारी है। जिस महल्ले से जमील साहब और हफीज़ साहब का ताल्लुक है, जिसको कशरोट कहते हैं, बिल्कुल, जो पॉलिटिक्स का गिलगित बल्तिस्तान का मैं गढ़ कहता हूँ, गढ़, बिल्कुल, मैं उस कशरोट की कौम को सलाम कहता हूँ जिसने 700 मुझे वोट दिए। अच्छा, 700 वोट जब मैं उसके घर से निकालता हूँ तो फिर इनका इल्ज़ाम जेब नहीं देता है। मैं तो वो बंदा हूँ जो 2009 में भी 2000 से ज़्यादा मैंने वोट लिया था, 2015 में 2,500 से ज़्यादा मैंने वोट लिया था। मैं तो ऑर्गेनिक किस्म का एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं कोई चाचा भाई या उसकी शहादत के बाद या मौत के बाद या थकावट के बाद का कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ। अपनी सियासत खुद बनाई है। तो वो बस इस सोच के साथ कि जी बस हमने जी बिलावल साहब के साथ बात की, हम गवर्नमेंट बना रहे। अरे भाई तुम बना नहीं सकते थे ना। एक गंडापुर तो हमने पहले ही कहा था, नर का बच्चा एक तुम लोगों के लिए काफ़ी है। तो उसकी तकारीर भी याद होंगी, इस फतेहुल्लाह खान की मूछें में नीचे करने नहीं दूंगा। तो वाकई यही बात है, लोग उससे इंस्पायर हुए, हमारी मेहनत से इंस्पायर हुए, लोगों ने वोट दिया, हम जीत गए। अब अदालत में है, हम अदालत फेस कर रहे हैं। आपके मुखालिफिन का ये कहना है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक वज़ीर आला और दीगर जो मिनिस्टर्स हैं, एक आप और अभी जिसकी आपने बात की गंडापुर साहब की, 2 ग्रुप हैं। और गंडापुर जो हैं ज़राए के मुताबिक कि वज़ीर आला से बाकायदा मुख्तलिफ़ महकमों में परसेंटेज मांगते थे, जिसकी वजह से नहीं बनी, तो ग्रुपों में डिवाइड हुए। और मुखालिफत तो आपने ख़ुद देखा कि एजेके के इलेक्शन के हवाले से भी टिकट के मामलात पर भी खुल के बात की गई। मुखालिफत का वहाँ पता भी चला उन दोनों के आपस में, गंडापुर साहब और वज़ीर आला साहब के। तो ये 2 ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर, या वैसे
इसमें मेरी इंफॉर्मेशन में कोई ग्रुप नहीं है और न मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूं, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँ। ठीक है, अवामी 2 इश्यूज़ है सर, उस पर मैं बात करना चाहूँगा, मुख्तसरन आपके राय लेना चाहूँगा। ये रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन की जानिब से है सर, उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे से DRA अलाउंस, रिस्क अलाउंस, डेली फिक्स अलाउंस नहीं मिला है। उसके अलावा इनकी सर्विस स्ट्रक्चर भी सर अभी तक मुकम्मल नहीं है और हफीज़ के दौर में कोरोना अलाउंस की नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी नहीं मिला है। तो इनके ये इश्यूज़ जो हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट है DRA तकरीबन जितने लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे उनको हमने किया, 1 मार्च से किया है। पौने 3 अरब के करीब इनके 1 साल की इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल शामिल होती थी, वो हमने कर दिया है। और फिर बाकी रेस्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पूरी फाइनेंशियल मामलात को देखते हुए, ये भी हमारे भाई, इनका जो भी इशू है हल तो हो। ठीक है, अगर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो सर इस वक्त स्कूल्स और कॉलेज इसमें स्टाफ का बहुत ज़्यादा इशू है। सवाल ठीक किया और दूसरा, उसके अलावा पिछले 5 सालों से कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटी में भी सर विजिटिंग जो फैकल्टी थे उससे एक निज़ाम चलाया गया है नून लीग के दौर में। तो इस वक्त ज़राए के मुताबिक के मुख्तलिफ कॉलेजेस में तकरीबन 150 से ज़्यादा जो हैं फैकल्टी टीचर्स की कमी है। तो आपकी हुकूमत की तरजीहात एजुकेशन की तरफ आपके पास नज़र आ रही बहुत कम फिगर है, आपने पता गलत लिया। तकरीबन 3 से 4 हज़ार फैकल्टीज़ की कमी है ओवरऑल। मुख्तलिफ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं। अब देखें ना, हम ये वाली बात अगर रिपीट करते हैं तो आगे से तंग होते हैं हमसे लोग। सच बात यही पीपल्स पार्टी के दौर में उनके जो एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे, ये बात तो सबको पता है ना कि 3 लाख और 5 लाख रुपए में नौकरी बिकती कोई थी, शक नहीं, और आज भी फेक किस्म के टीचर्स उसमें हैं। नो डाउट। तो ये उनकी प्रायोरिटी रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम स्कूलों में जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो अपग्रेड होके जो कॉलेजेस बने हैं, उनके लिए एक्सपर्ट टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, फिर उनकी जो डेफिशिएंसी है स्कूलों में, इवन हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट और आपके सर्जन्स, मुख्तलिफ शोबों के, फिर पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारी PTI की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हम ग्रेड 1 के बजाय उनको तरजीह दें ताकि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का भला हो सके। बिल्कुल। तो ये हमारी प्रायोरिटी ये है जिसके लिए फ़ाइट की गई है। और आप आने वाले इंशाल्लाह 1-2 महीनों, और एक चीज़ बताऊं, LHW लेडी हेल्थ वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 500 फेडरल फाइनेंस डिवीज़न ने अप्रूव किए हैं, जो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएगी। तो ये कमी इंशाल्लाह दूर करने में हम अपनी पूरी कोशिश। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए और हमेशा मीडिया के जितने भी सहाफ़ी हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप कोशिश करते रहते हैं। हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।